अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोमवार है और तारीख़ 20 मई 2025 है और शाम के 7:30 बज चुके हैं। आज हमारा उन्वान एजुकेशन से रिलेटेड है, RT यानी राइट टू एजुकेशन। आज राइट टू एजुकेशन पर बात करने का मन किया, इच्छा किया, और ये ज़रूरी भी है ताकि आम लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनाई गई थी। उसके बाद फिर बहुत सारे चेंजेस आए। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना, 2009 बना। उसमें भी अमेंडमेंट हुआ 2019 में। अब इसके तहत राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है, प्रोविज़न है। इसमें भी जो बच्चे गरीब हैं उसके लिए फ्री एडमिशन, फ्री ट्यूशन फीस भी माफ़, कुछ भी नहीं, और फ्री एजुकेशन देने की वकालत की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, हमारे मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। शिक्षा का विषय, एजुकेशन का जो मैटर था, सब्जेक्ट था, वो पहले संविधान के राज्य सूची में था, स्टेट लिस्ट में था। अब जो मौजूदा स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वो समवर्ती, संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है एजुकेशन को, शिक्षा को, शिक्षा के विषय को, शिक्षा के विषय को। अगर जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे उन लोगों को ज़रूर मालूम होगा, या जो लोग जनरल स्टडीज़ भी पढ़े होंगे उन लोगों को भी पता होगा कि कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। उसको हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बनाती है और दोनों की सहभागिता होती है। एजुकेशन भी मैटर में अब मौजूदा वक्त में, वर्तमान हालात में केंद्र और राज्य दोनों का इसमें दखल होगा। केंद्र और राज्य दोनों मिल करके इस पर कानून बना सकती है या कोई भी रिजोल्यूशन पास कर सकती है। अभी केंद्र सरकार ने RT बनाया, यानी राइट टू एजुकेशन। उसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे को नर्सरी से लेकर के 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन देना है। वैसे 25% को, अब 25% में कौन कौन लोग आते हैं? 25% में डिप्राइव्ड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी आता है, यानी कि समाज में एक ऐसा तबका जो एक्सक्लूडेड है, जिसको ज़ात के नाम से एक्सक्लूड किया गया हो या पैसे के मामले में एक्सक्लूड है, गरीब है, ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, यानी माइनॉरिटीज़, या जो भी कारण से डिप्राइव्ड हो। लेकिन इसमें जो डिप्राइव्ड को शामिल किया गया है वो SC, ST, OBC और BPL राशन कार्ड धारक हो, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को। बिलो पॉवर्टी लाइन में 2 तरह के, हर स्टेट में अलग अलग है राशन कार्ड देने का प्रोविज़न। हिंदी भाषी क्षेत्र हो, तेलुगु भाषी क्षेत्र हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, हर में अलग अलग। लेकिन बेसिक ये है कि BPL में 2 ग्रुप बनाया गया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में भी पीला कार्ड है और एक लाल कार्ड है। लाल कार्ड वाले गरीब हैं। एक तो जनरल, जो पुअर फैमिली है उसको जनरल, जिसका इनकम समझिए कि कम है, मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए जनरल राशन कार्ड है। उसके लिए 5 किलो अनाज का प्रोविज़न गवर्नमेंट ने रखा है। और
जो लोग अत्यंत गरीब हैं उसको थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा है, उसको आरोग्य श्री मेडिकल फैसिलिटी भी है, जैसे बिहार में एम्स है तो उसमें मिलता है, या दिल्ली के एम्स में मिलता है, या इलाज कराने के लिए प्राइवेट जो लिस्टेड गवर्नमेंट लिस्टेड हॉस्पिटल है उसमें भी है। तो वैसे जो बीपीएल कार्ड धारक है, बीपीएल राशन कार्ड जिसमें लाल राशन कार्ड और पीला राशन कार्ड, एक गरीब हुआ एक अत्यंत गरीब, वैसे बीपीएल वाले बच्चे भी आरटीई के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत तहत अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में। और जो ओबीसी है, ओबीसी में भी दो ग्रुप है, एक क्रीमी लेयर है, दूसरा नन क्रीमी लेयर है। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड कास्ट। जो भारत सरकार के अंतर्गत जो ओबीसी करार दिया गया है वो रिलीजियस के बुनियाद पर नहीं, सोशियो इकोनॉमिक की बुनियाद पर उसको कंसीडर किया जाएगा। क्रीमी लेयर का मतलब होता है जो इसकी आमदनी ज़्यादा हो, जैसे ज़ात तो बन गया, आप कोई कमा करके या जैसे भी है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, माशी हालत बेहतर हो गई, तो वो क्रीमी लेयर में आएगा, ओबीसी सीएल में आएगा, यानी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। जो गरीब लोग हैं वो ओबीसी एनसीएल में आएगा, नन क्रीमी लेयर में आएगा। तो जो ओबीसी एनसीएल है वो अप्लाई कर सकते हैं, और एससी एसटी वो प्रूफ देंगे। जो ओबीसी और बीपीएल दोनों में आते हैं तो वो ओबीसी का प्रूफ लगाएं। और जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या जो भी हो, हिंदू हो, तो उसमें जो लोग उच्च जाति के हैं, हाई कास्ट के हैं, वो लोग हाई कास्ट वाले के लिए बीपीएल कार्ड धारक होना अनिवार्य है, लाजमी है, ज़रूरी है। बीपीएल कार्ड अगर उनके पास नहीं है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो 8 लाख या उससे कम टोटल संपत्ति मिला करके या आमदनी मिला करके होना चाहिए। इस तरह का सरकार का निर्धारण किया गया है, तयन किया गया है, डिटर्मिनेशन है। तो वैसे व्यक्ति और उनके बच्चे आरटीई के अंतर्गत आते हैं, अदरवाइज आरटीई के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये बच्चे के लिए जितने स्कूल में सैंक्शन सीट होगा उसमें 25% हर सेक्शन में लेना है। अब जो बीजेपी क्षेत्र है, उस बीजेपी की सरकार है, मैं किसी पार्टी को नहीं ये कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी की जो सरकार है वो हम सबकी सरकार है। ये बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में कि राइट टू एजुकेशन को एग्जीक्यूट किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में आरटीए प्राइवेट स्कूल में आप 25% का फ्री एडमिशन होता है। बिहार में भी देखा है कि इस तरीके का प्रोविज़न आ गया, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि तेलंगाना में नहीं है। तेलंगाना में पहले तेलंगाना टीआरएस की सरकार थी, केसीआर की, जिसको अभी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नाम से मौसूम किया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति हो गया, और उनका जो चिन्ह है उसका कलर जो है ना गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का। दुर्भाग्य की बात ये है कि रेवंत रेड्डी सरकार ने केंद्र सरकार के इस जो प्रोविज़न है उसको अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है। हम तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में, यानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कुछ स्कूलों में हमने विज़िट किया। हमने आरटीई के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इस तरीके का मतलब नहीं है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। तो आरटीई को ये लोग प्रैक्टिकली तौर पर नहीं मान रहे हैं, और आरटीई के तहत पूरे तेलंगाना में कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा है प्राइवेट स्कूल में।
हम रेवंत रेड्डी सरकार से अनुरोध करते हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट से भी की गवर्नमेंट है और कांग्रेस के जो आला कमान जो दिल्ली में बैठते हैं, खास करके हमारे विपक्षी नेता जो संसद में है माननीय राहुल गांधी जी से अनुरोध है कि वो तेलंगाना में जो राज्य सरकार के अंडर में जो जो स्कूल आ रहे हैं या स्टेट बोर्ड जिस जिस स्कूल में हैं उस पर आप रेवंत रेड्डी के ज़रिए आप तस्दीक कीजिए, तहकीक कीजिए, आप जांच कीजिए कि ये सारे स्कूल वाले क्यों नहीं आरटीई को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं आरटीई के अंतर्गत 25% 25% बच्चों का फ्री एडमिशन हो रहा है। हमने एमएस में बहुत सारे स्कूल्स में पूछा, मैं 2-3 स्कूल का नाम ले लेता हूँ, जैसे एमएस एजुकेशन सोसाइटी है, ये लोग वेलफेयर के नाम से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, पैसा लेते हैं तो एमएस वेलफेयर के नाम से लेते हैं और ये लोग बोलते हैं अपने आप को कि कॉरपोरेट स्कूल है, हम नहीं करेंगे। दूसरा द सक्सेस स्कूल है और जो भी है सेंट ग्रामर स्कूल है, जो भी स्कूल है, कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला आरटी के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत गरीब लोगों का जो एससी एसटी ओबीसी है उन लोगों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो इस पर जो भी हमारे राहुल गांधी जी है इसको संज्ञान लेना चाहिए, रेवंत रेड्डी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो हमारी जो रियासती हुकूमत है, तेलंगाना हुकूमत है, उससे भी मुतालबा है कि वो आरटीई एजुकेशन के तहत जल्द से जल्द 25% बच्चे का फ्री एडमिशन के लिए इसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि बच्चे को फ्री में पढ़े, उसको एडमिशन का पैसा नहीं देना पड़े, उसको यूनिफॉर्म का पैसा नहीं देना पड़े, उसको स्टेशनरी का पैसा नहीं देना पड़े, बुक्स का पैसा नहीं देना पड़े। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि हैदराबाद तेलंगाना के अंदर में जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, अगर इन लोगों की वेबसाइट है, ये लोग वेबसाइट पर फी स्ट्रक्चर अपलोड इन लोगों ने नहीं किया है। सरकार को पूछना चाहिए, हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि सरकार को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि किस स्कूल की कितनी फ़ीस है और वो कितना फ़ीस ले रहे हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है, सरकार को इस पर बिल्कुल जांच करना चाहिए ताकि जो है गरीब लोगों को इससे राहत मिले। अच्छा, जो गार्जियन स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए बच्चे के, उन गार्जियन को एक सिंपल कागज़ पर हाथ से लिख के दे दिया जाता है, साहब इतना इतना फ़ीस है। कोई प्रिंसिपल उसको सिग्नेचर करके फ़ी स्ट्रक्चर नहीं देता। क्यों नहीं देता है? बहुत सारे स्कूल वाले जो हैं वो अकाउंट में पैसा नहीं लेते, उनको कैश चाहिए। क्यों कैश चाहिए? क्यों नहीं स्कूल के नाम से अकाउंट है? अगर कुछ स्कूल का स्कूल के नाम से अकाउंट भी है तो वो मिसलेनियस पैसा कैश में लेते हैं, तो दुनिया भर का तमाशा करते हैं कि आज ये प्रोग्राम है, इसका पैसा दो, उसका पैसा दो। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर स्कूल वाला एक से प्रोस्पेक्टस जारी करवाया जाए, उसमें फ़ी स्ट्रक्चर का इंदराज करवाया जाए, एंट्री करवाया जाए, उसमें फ़ी स्ट्रक्चर को सम्मिलित करे ताकि सर्वसाधारण को ये बात पता चल सके कि एक्चुअल फ़ी स्ट्रक्चर क्या है और किसी भी आदमी से ज़्यादा पैसा नहीं लिया जा सके। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि तेलंगाना में जो भी सरकारी स्कूल है उसमें भी अगर पढ़ाई अच्छी होती तो लोग क्यों जो है ना प्राइवेट में जाते। तो सरकार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि आरटी एक्ट में भी है कि भाई 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन देना है। केंद्रीय विद्यालय में 25% बच्चों को लिया जाता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में पेपर प्रोसीजर लंबा है, हर लोग नहीं कर पाते हैं। 25% सीट रहता है, सीट बहुत सीमित रहता है, उसमें फ्री एडमिशन लिया जाता है। बाकी जगह जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो स्कूल है राज्य सरकार के, उसमें तो फ्री एडमिशन लिया ही नहीं जाता है।
तो लोगों को, आम लोगों को समझ में नहीं आती है। और दूसरा चीज़ इसमें यह देखा गया है कि अगर बहुत सारे स्कूल में ये देखते हैं, गार्जियन से पूछते हैं आप कितने पढ़े लिखे हैं, भाई ये बच्चे का एजुकेशन को अगर देखा जाए तो गार्जियन के पढ़ाई से उसको क्या मतलब है। कोई जाहिल बच्चा रहेगा, जाहिल गार्जियन रहेगा तो आप उसके बच्चे का एडमिशन नहीं लीजिएगा। और वो जब बता देते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, फिर पूछेंगे काम क्या करते हैं, फिर वो बता देंगे कि हम ये काम करते हैं, तो उसको उसी तरह से ये लोग डील करते हैं। कई स्कूल में तो मैं गया, मुझे बताया कैम्ब्रिज का सिलेबस है बच्चों को नर्सरी को, तो मैंने सवाल किया कैम्ब्रिज की क्या ज़रूरत है, 10th बोर्ड क्या है, तो उसने कहा स्टेट बोर्ड है। तो इस तरह से ये लोग मिसगाइड भी करते हैं स्कूल वाले, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं स्कूल वाले का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि वो इसकी जो है ना गहन जांच करे, और जांच करने के बाद जो स्कूल वालों को जो है निर्देश दे, ताकि गरीब और आम लोगों को राहत मिल सके और उसका बच्चा फ्री में पढ़ सके। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारी स्कूल में संतुष्ट तरीके से, सेटिस्फैक्ट्री तौर पर टीचर मेहनत नहीं कर रहे हैं, वहाँ का इंतज़ाम बिल्कुल सही नहीं है। ये पेपर वो पेपर, ये जांच, ये पदाधिकारी आ गए, ये ऑफिसर आ गए, खाना पूर्ति हो जाता है। अगर सरकारी स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई होती तो फिर प्राइवेट स्कूल का इतना नौटंकी नहीं रहता। प्राइवेट स्कूल का इसलिए नौटंकी है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, और ये प्राइवेट सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ जो है एक्सक्लूडेड कम्युनिटी, जो एक बड़ी संख्या में जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, कम कमाने वाले, रोज़ कमाने वाले, उनको टाइम पर खाने पीने के लिए भी उनको पैसा घट जाता है। वैसे लोगों के बच्चे अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उनको नॉलेज नहीं रहेगा, उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा। इंडिया में बहुत बड़ी जनसंख्या बेरोजगार की क्यों है, क्यों अनस्किल्ड की है, इस पर सरकार जो को ध्यान देना चाहिए। और बार बार सरकार कमेटी बना देती है मुस्लिम के लिए। महमूदुर रहमान कमेटी बनाई, कुंडू कमेटी बनाया गया, गोपाल सिंह कमेटी बनाई गई, सच्चर कमेटी बनाई गई। रिजल्ट क्या हुआ? आज तक जो है ना सरकारी रिपोर्ट में मुस्लिम गरीब क्यों है? इसलिए कि सरकार ने उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं किया, उसकी हालत को सही नहीं किया। SC ST की भी हालत देख लीजिए, SC ST से भी खराब हालत अभी मुसलमानों का। अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, सरकार क्या कर रही है? जो भी आती है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट लेती है। तो इसको भुला करके इकोनॉमिक पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम सरकार से अपील करते हैं कि हम जो देशवासी हैं, उनके बच्चों को, जो गरीब हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। सरकार जो हमसे टैक्स ले रही है, एक जो हल्दी खरीदने वाला है, एक धागा खरीदने वाला है, एक जो कपड़ा खरीदने वाला है, वो भी एक टैक्स दे रहा है, गरीब से गरीब आदमी। उस टैक्स के बदले में भारतीय नागरिक को सरकार क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो बस फ्री होती है, यानी ट्रैवलिंग फ्री है, मेडिकल फ्री है, फ्री में इलाज है, फ्री दवा है, फ्री जांच है, और एजुकेशन फ्री है। गरीब आदमी इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है इंडिया के अंदर में कि गरीब आदमी के पास भी तेज बच्चा है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। अगर अपॉर्चुनिटी दे, सारे बच्चे स्किल्सफुल हो जाए, तो इंडिया के इकोनॉमिक में अच्छी सहभागिता होगी, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट बहुत कम टाइम में ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमें सरकार को ह्यूमन रिसोर्स को सही ढंग से मैनेजमेंट करना चाहिए। और इसके अंदर ये भी बात आती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो। जितने भी सरकारी स्कूल है, उसके टीचर को कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट करना चाहिए, कभी परमानेंट नहीं करना चाहिए। अगर वो टीचर सही से काम नहीं कर रहे हैं, उसको हटा देना चाहिए, फिर वो दूसरी जगह अप्लाई करेगा। 1 या 2 साल के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, फिर वो अप्लाई करेंगे। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर
दूसरे स्कूल का आवंटन होगा, दूसरे स्कूल का अलॉटमेंट होगा। टीचर परमानेंट हो जाते हैं और वो जितनी भी छुट्टी मिलती है उसमें आराम करते हैं। आज दीपावली की छुट्टी, आज भैया दूज की छुट्टी, आज होली की छुट्टी, दुनिया भर की उनको छुट्टी मिलती है। 365 दिन में अगर 120 या 125 दिन अगर छुट्टी में ही चला जाता है तो कितने दिन प्रेजेंट हुए, कितने बच्चों की पढ़ाई हुई। और पढ़ाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं वो, तो उसमें डायरी मेंटेन नहीं होता है कि आपने आज क्या पढ़ाया, कितना सिलेबस पढ़ाना चाहिए। और रेमेडियल क्लास का भी बहुत सारे स्कूल में व्यवस्था नहीं है। अगर रेमेडियल है भी तो फॉर्मेलिटी के लिए सिग्नेचर करवा लिया जाता है, उसका पैसा रख करके पॉकेट में सरकारी टीचर जो है चले जाते हैं। तो रेमेडियल अगर कोचिंग भी चलाया जा रहा है, रेमेडियल कोचिंग का भी जो प्रोविज़न है कि रेमेडियल कोचिंग भी जो है चलाया जाना चाहिए। वैसे बच्चों के लिए जो कमज़ोर हैं, जो साइकोलॉजिकली अनफिट बच्चे भी हैं उसमें, और जो भी जो कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं, कुछ मेंटली तेज़ बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वैसे सारे बच्चों के लिए रेमेडियल क्लास है। अगर जिस स्कूल में बच्चे को नॉलेज नहीं रहता है, जो बच्चे को फेल कर दिया जाता है, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चे का रीज़न क्या है फेल होने का, क्यों नहीं ये पास कर पाए। उसको फिर से सरकार का अमला को जांच करना चाहिए ताकि उसके इम्प्रूवमेंट के लिए अल्टरनेट सॉल्यूशन दिया जा सके। और जो राज्य सरकार की जितनी भी स्कूल है, हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे और हर राज्य के राज्य सरकार से भी अपील करेंगे कि जो भी राज्य की भाषा है, जैसे तेलुगु है, हिंदी है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, बहुत सारे लैंग्वेज है जो शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह दी गई है। तो वो सारे मीडियम को मैं नहीं बोल रहा हूँ ख़त्म करने के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में भी हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। उसमें एडवांटेज ये होगा कि जब बच्चे इंटर में जाएंगे तो उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें उनको दिक्कत नहीं होगी। प्रोफेशनल कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, किसी तरह का जो है ना डिप्लोमा हो, डिप्लोमा इन नर्सिंग हो, वो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है ताकि उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश की अगर एफिशिएंसी रहेगी तो वो इंडिया में भी और जो मतलब दूसरे जो स्टेट हैं जिसमें वो लैंग्वेज हिंदी नहीं चलता है, कहीं मलयालम नहीं चलता है, तो उस अंग्रेज़ी के बेस पर उनको जॉब भी आसानी से लग जाए, फॉरेन कंट्री में लग जाए। तो भारत सरकार को ये चाहिए कि मल्टी स्किल्स को डेवलप करे ताकि यहाँ भी और विदेशों में भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए, जॉब मिल पाए। सरकार जब भी चुनाव आता है तो प्रत्याशी ये कहते हैं कि हम नौकरी दे देंगे। स्किल्स नहीं रहेगा तो कैसे नौकरी दीजिएगा? कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, उसको इंजीनियरिंग की नौकरी कैसे दीजिएगा? साइंटिस्ट की नौकरी कैसे दीजिएगा? वो तो झाड़ू लगाने वाला अगर मान लीजिए नौकरी दीजिएगा तो कितना पैसा आएगा? तो एक पोस्ट पर काम करने के लिए सबको तो समान वेतन दिया जाता है सरकार की ओर से, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़े है कि सब आदमी एक ही बराबर से सेविंग करता हो। किसी के पास 8 बच्चे हैं, किसी के पास परिवार में 4 बहनें हैं, किसी के पास 2 बहनें हैं, तो सबका सेविंग सिस्टम बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। जब वो अच्छे पोस्ट पर रहेगा, हाई सैलरी मिलेगी, तब उसका लाइफ भी अच्छे से होगा। तो उस बात को ध्यान में रख करके भी सरकार को इस शिक्षा नीति में जो कानून है वो बनाया गया है, जो उसके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, खास करके तेलंगाना सरकार को। और इसमें जो भी है, इसमें बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है कि स्कूल वाले कैश में पेमेंट क्यों लेते हैं।
स्कूल वाले अपना फ़ी स्ट्रक्चर इंटरनेट पर अपलोड क्यों नहीं करते हैं? स्कूल वाले एडमिशन का प्रोसीजर क्यों नहीं बताते हैं? स्कूल वाले जो मिसलेनियस कोई भी फंक्शन होता है उसमें मनमाने ढंग से कैश में ही पैसा लेते हैं। ऑनलाइन अगर पेमेंट कीजिए तो किसी के पर्सनल अकाउंट में डाल देते हैं। उनके बहुत सारे स्कूल का अपना अकाउंट नहीं होता, अगर अपना अकाउंट होता भी है करेंट अकाउंट, तो वो जो है मिसलेनियस पैसा वो डायरेक्ट कैश में लेते हैं। तो इस बात की भी जांच करने की ज़रूरत है। तो हम सरकार से संक्षेप में खुलासा कलाम ये है कि जो आरटी के तहत 6 से 14 साल के बच्चे को जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसमें आरटी के तहत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको मना ना करे, उसको रोके नहीं और पैसे के लिए टॉर्चर नहीं करे, तंग नहीं करे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।